बच्चों, नेक्स्ट आपकी टॉपिक मैं लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये टॉपिक जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न आपकी जो यहाँ पे संकल्पनाएं हम जो प्रस्तुत की गई हैं, इनके विषय में हम एक ही चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। बताया गया कि सौरमंडल व पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन विचारधाराओं एवं सिद्धांतों का मात्र धार्मिक मान्यताएं से ही प्रभावित थे। ये बताया गया कि जो सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो प्राचीन जो हमारे जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, हम कह सकते हैं कि से वैज्ञानिक हुआ करते हैं, शास्त्र हुआ करते थे, और उनके सिद्धांत को धार्मिक मान्यताओं से भी प्रभावित थे और उनके पीछे तर्क का अभाव था। अतः वर्तमान में ये सब कुसंगत रहे थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये संभव तथा विदेश के प्राथमिक प्रयास के खगोल वैज्ञानिक कास्तेव दफन में किया गया, जब उन्होंने 1719 अपनी परिकल्पना में प्रस्तुत किया था बच्चों, और यहाँ पे उन्होंने प्रतिपादित कर दिया था। इसके अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, जिन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला क्या है, दैतीवादी संकल्पना उन्होंने जो अपनी प्रस्तुत किया था, जो रसायन शास्त्र थे उन्होंने बच्चों, यहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि इनमें एक ही तारे से संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति उन्होंने स्वीकार किया था। ये इनकी क्या है, एक हम कॉन्सेप्ट कह लेते हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि एक ही तारे से संपूर्ण तारों की क्या हुई है, उत्पत्ति, उन्होंने ऐसा स्वीकार किया था। और दैतवादी संघ उनकी जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, वो इनमें दो तारों से ग्रहों की उत्पत्ति को प्रमाणित किया है। कोई दो तारे लेकर के उन्होंने बताया कि ग्रह कैसे कैसे, उन्होंने इन सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और इससे उन्होंने क्या बताया, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ठीक है, अद्वैतवादी जो उन्होंने संकल्पना का पैतृक संकलन उन्होंने किया था, नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि इनके अनुसार संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति में एक ही पिता के तारे का योगदान है। इस मान्यतावादी कुछ उन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट दिया है, उन्होंने प्रतिपादित किया है। जैसे पुच्छल तारा, उन्होंने पुच्छल तारा को मैं कमेंट करता हूँ कि पुच्छल तारा उन्होंने क्या बताया था कि, और 1749 में इन्होंने 1749 में, और इनका अगला था इनका जो 1755 में, इन दो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। और बता रहा है कि निहारिका संकल्पनाएं, ये क्या होता है, इन्होंने 1776 में इसे बाद में रास व संशोधन किया। तो ये सारी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या होता है, तो आप लोग क्या करना, बड़े धैर्यता के साथ इसको बताना। इसमें कोई मैं एक बार रिविजन करवा दे रहा हूँ। पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था। देखो, अगर कोई पूछे तो मैं इसको एक बार और रिविजन में आपको कर रहा हूँ बच्चों। तो सौरमंडल पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन इनकी जो विचारधाराएं हैं और उनके सिद्धांत हैं, इनका मात्र धार्मिक मान्यता से ही प्रभावित थे, और उनके पीछे तर्क का अभाव था। उन्होंने मतलब तर्क और कुछ भी नहीं था, अभाव मतलब था ही नहीं। वर्तमान समय में ये सब व्यक्तिगत संगत नहीं रह गए, और वैज्ञानिक दृष्टि से ये संभव इस दिशा में उन्होंने प्रयास किया। फ्रांस के खगोल वैज्ञानिक, ठीक है, कास्तेव दफन द्वारा किया गया, जब इन्होंने 1719 में अपनी पुच्छल तारा परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके बाद अनेक सिद्धांत दिए गए, जिन्हें ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में, तारों की संख्या के बारे में दो भागों में उनको बांटा गया। पहला दैतवादी कॉन्सेप्ट, दूसरा पहला अदैतवादी कॉन्सेप्ट है, दूसरा दैतवादी कॉन्सेप्ट है। इन्होंने ये देखो, दैतवादी कॉन्सेप्ट ने क्या बताया कि इनमें एक ही तारे से संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। और दैतवादी से इन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बोला कि दैतवादी में कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, इन दो तारों के ग्रहों से क्या हुई, प्रमाण दिया उन्होंने। ठीक है, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अदैतवादी जो कॉन्सेप्ट था वह पैतृक संकलन के नाम से भी जाना जाता है, यानी अदैतवादी को हम लोग पर्सनल, ठीक है, और के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके अनुसार संपूर्ण ग्रह की उत्पत्ति एक ही पिता का योगदान है। इस मान्यता वाले कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं तथा इनके जो प्रतिपादक निम्नलिखित हैं। इन्होंने ये बताया कि जैसे इन्होंने पुच्छल तारा के बारे में बताया, ठीक है, वायस राशि परिकल्पना के बारे में बताया, निहारिका परिकल्पना के बारे में उन्होंने बताया, और
उल्कापिंड परिकल्पना के बारे में बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि वह माना गया कि सौरमंडल की उत्पत्ति में कम से कम 2 तारों का क्या योगदान अवश्य था, और उनमें एक आकस्मिक घटना का परिणाम भी था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के समर्थन में नवीन प्रमाणों का उन्होंने कैसे विस्तार किया है। ठीक है बच्चों, इसमें हम एक एक चीज़ों को एनालिसिस करते हैं कि जो वैगनर के जो महाद्वीपीय सिद्धांत है, इनका समर्थन के नवीन प्रमाण क्या है। नवीन प्रमाण मेरे कहने का मतलब, उन्होंने नए नए जो हमारे वैज्ञानिक और शास्त्री आते गए और उनके प्रमाण के बारे में कुछ न कुछ टिप्पणी दे के गए, तो इन्हीं के बारे में आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। इसमें परेशानी कोई बातें नहीं है। और देखिए मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। विद्वानों ने महाद्वीप विस्थापन पर नए सिरे से खोज करके नवीन प्रमाणों के आधार पर इसे पुष्ट किया। देखो क्या बता, विद्वानों ने महाद्वीपीय विस्थापन यानी महाद्वीप कैसे विस्थापन या आगे बढ़ा, उन विस्थापन मतलब क्या, उन दूरियां कैसे हुई, पर नए सिरे से खोज की। उन्होंने नए सिरे से उनको एनालिसिस किया और उनके नवीन प्रमाणों के आधार पर इसे पुष्ट किया, जो निम्नलिखित है। प्रारंभ में जब पृथ्वी तरल अवस्था में थी, तब आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। देखो आग्नेय शैल का निर्माण बच्चों कैसे होता है, जब पृथ्वी तरल अवस्था में थी तब वहाँ पे क्या हुआ, आग्नेय शैलों का क्या होता है, निर्माण होता है। और जैसे बता रहे हैं कि समय शैलों के लौहयुक्त ऑक्साइड के कण अर्थात शैलों के निर्माण के समय चुंबकीय कण उत्तर दिशा की ओर आकर्षित हुए होंगे, तब इन पौराणिक शैलों के जीवाश्म चुंबकत्व की दिशा से उस काल का अभाव व देशांतर भी ज्ञात किया जा सकता है। इस आधार पर यह सिद्ध किया गया कि जीवाश्मी चुंबकत्व की दिशा विभिन्न समयों पर अलग अलग रहती है। भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर उन्होंने बताया, शैलों का अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले भूमध्य रेखा के दक्षिण में था। इंग्लैंड मध्य भूमध्य रेखा के पास में था। दूसरी बात बता रहे हैं कि दूसरी बात यह थी कि विद्वानों ने महासागरीय नितलों की संरचना का अध्ययन किया। जो महासागर का जो निचली जो तल है उनका अध्ययन किया। विस्थापन के पक्ष में कुछ नवीन तथ्य सामने आए। हिंद महासागर के मध्य व उत्तर भाग की तली पर लंबाकार धारियां गोंडवाना क्षेत्र में एक भाग के उत्तर की ओर विस्थापन का विशिष्ट प्रमाण है। और महासागरीय नीतल यानी जो महासागर का जो तल है, तलछट का परीक्षण करके यह सिद्ध होता है कि आधुनिक जो हमारा था, यहाँ पे आधुनिक जो हमारा पुरातन नहीं है, क्योंकि क्रिशियस युग के पहले भी यह भी ऐसे निपेच मिलते थे। अधिकांश महासागरीय नीतलों में क्रमबद्ध पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। अन्य महासागर हिंद महासागर प्रशांत महासागर के पूर्व में जो पूर्व श्रेणियाँ स्थित हैं, उन सभी पर्वत के मध्य की दार अवश्य पाई जाती हैं। प्लेटो ने भी इनके बारे में विस्थापन के अवधारणा के उन्होंने बहुत सारे प्लेटो ने भी इस सिद्धांत के बारे में जिक्र किया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ज्ञात करने के स्रोत का व्याख्या करो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ज्ञात करने के स्रोतों को हमको आपको व्याख्या करेंगे। कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको ज्ञान हुआ, उनके स्रोत, मैंने पृथ्वी के अंदर कौन कौन से कैसे कैसे स्रोत थे, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एनालिसिस करने वाले बच्चों बहुत ध्यानपूर्वक से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बताया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। यहाँ बच्चों बताया जा रहा है कि पृथ्वी के बारे में, उनकी आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है, जानकारी प्राप्त करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि
चट्टानों के भीतर से आसानी से नहीं देखा जा सकता है। पृथ्वी के अंदर अधिकतम 4 या 5 हज़ार मीटर गहरी तक की पाइप डाले जा सकते हैं। इससे केवल एक विशेष स्थान की जानकारी एक विशेष स्थान की चट्टानों से ही संभव है। अगर जैसे मेरे कहने का मतलब, अगर आप एक स्थान पे हम कहें 4 से 5 हज़ार मीटर आप पाइप अंदर नीचे डाल दो, तो वहाँ पे क्या होगा, उसी स्थान की चट्टानों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जिन साधनों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसे इस प्रकार, जैसे घनत्व हो गया, दाब हो गया, तापक्रम हो गया, ये सारी चीज़ बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे घनत्व क्या होता है एंड डेंसिटी क्या होती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग का निर्माण पदार्थ शैलेश से हुआ है, जिसकी औसतन मोटाई लगभग 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। यानी यहाँ पे ये बताया जा, जो पृथ्वी की औसतन मोटाई बताया जा रहा है कि 8000 मीटर से भी अधिक है। लेकिन फिक्स नहीं है कि मतलब 8000 पे ही आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, इन परतदार शैलों की पेटी के नीचे धरातल के चारों ओर रवेदार व शैल की दूसरी परत भी पाई जाती है, जिनका घनत्व बता रहा है 3 से 3.5 के बीच मिलता है। इतना स्पष्ट हो चुका है कि संपूर्ण पृथ्वी का औसतन जो घनत्व है 5.5 है। अतः स्पष्ट है कि ठीक है, परत के नीचे स्थित भाग का घनत्व 5.5 से अधिक होगा, जिनमें सामान्य कह रहा है कि 11.00 माना जाता है। घनत्व संबंधी विभिन्न प्रमाणों से पता चलता है कि पृथ्वी के क्रोड का घनत्व सर्वाधिक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनका दबाव क्या है, यानी प्रेशर क्या। धरातल के नीचे जो बढ़ते जाएंगे दाब भी बढ़ता जाता है, जिससे यह प्रमाण होता है कि पृथ्वी के सबसे निचली जो आंतरिक भाग होता है अत्यधिक दाब के कारण ही है। किंतु वर्तमान समय में चट्टान एक निश्चित दबाव तक ही एक ही सीमा पर स्वीकार करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित पदार्थ स्वयं ही धातुओं के रूप में है, जो अत्यधिक घनत्व वाली भरी है। अब बताया जा रहा है तापक्रम क्या होता है। पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने पर हमें लगभग 32 मीटर पर 1 डिग्री ताप में, यानी पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी 32 मीटर पर 1 डिग्री से ताप क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कह रहे हैं इनका मात्र 8000 मीटर की गहराई तक का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, 8000 मीटर, इसके बाद आकलन नहीं किया। पृथ्वी के आंतरिक भाग बता रहे हैं कि यहाँ पे 39,000 किलोमीटर की गहराई में कह रहे, इसका तापमान बता रहे हैं, यानी पृथ्वी के 4900 किलोमीटर की गहराई में जाने पर उसका जो पृथ्वी का तापमान होगा 25,000 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। ऐसी दशा में पृथ्वी का अधिकांश भाग पिघल गया है, किंतु ऐसा नहीं है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में रेडियो सक्रिय तत्व जैसे जिनसे उष्मा निकलती है, गहराई के बढ़ने के साथ साथ रेडियो सक्रियता पदार्थों का उपलब्ध में कमी होती है, जिनसे तापमान में क्या होती है, कमी होती है। बिग बैंग सिद्धांत व स्पीता सिद्धांतों में क्या अंतर है, यहाँ भी बच्चों बताया जा रहा है कि देखो नाम से बहुत फेमस होगा ये बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, टॉपिक बहुत ही मज़ेदार की टॉपिक है। कहते हैं कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी जाएगा, थक कर मत बैठना, ए पथ के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों इसी मजे के साथ आप टॉपिक को देखते रहिए, बहुत ही कमाल की टॉपिक आज आपको मिलने वाली है। बिग बैंग सिद्धांत यानी स्पीता सिद्धांत में क्या डिफरेंट है, बिग बैंग सिद्धांत आज बताया गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉर्ज नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इनकी विशद व्याख्या बता रहे 1967 में रॉबर्ट बैगनोर ने किया था। ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे, ग्रह आदि की उत्पत्ति के समझाने के प्रस्तुत इस ब्रह्मांड के अदृश्य घटकों का काल पदार्थों का सहारा लिया। इनके अनुसार अपने उत्पत्ति काल से लेकर के आज तक ब्रह्मांड निरंतर फैलता रहा है। इसके पदार्थशीलता होते रहे। सर्वप्रथम एक विशालकाय अग्निपिंड तथा जिनकी संरचना भारी पदार्थों से हुई थी। इसे अग्निपिंड में अचानक विस्फोटक होने से पदार्थ का बिखर जाना ही पदार्थ क्या हो गया, अचानक बिखर गया। और पदार्थों के अलगाव के कारण पदार्थों में का निर्माण हुआ। काले पदार्थ ये बता रहा है कि जैसे मान चलो कि एक ज्वालामुखी आती है, जब उसमें आग, राख, लावा सारी चीज़ निकलते हैं, वैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि एकत्रित होकर एक पिंड का निर्माण हुआ। पिंड के आकार में वृद्धि
होने से आकाशगंगा का निर्माण हुआ। आकाशगंगा निरंतर दूर और ब्रह्मांड में फैली होती है। कालांतर में आकाशगंगा में भी भारी विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहों की संख्या तारों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक तारे में विस्फोटक पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत इस सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया गया। बता अस्वीकृत सिद्धांत बताइए। 1980 में अमेरिकी वैज्ञानिक अलन गुंथ ने स्फीति सिद्धांत में प्रस्तुत किया। बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत में काफ़ी समानताएं हैं, अंतर मात्र समय को लेकर के। इस सिद्धांत के अनुसार अग्निपिंड में विस्फोटक व काले पदार्थों के समूहन की आकाशगंगा व तारे उपग्रह की संरचना हुई, किंतु यह सिद्धांत भी सर्वप्रथम नहीं की जा सकती है।